प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे। पूरे जोश उमंग के साथ आपकी तैयारी चल रही होगी। हम बात कर रहे हैं सामान्य विज्ञान में भौतिकी का क्यूज नंबर 4 का। इसके अंतर्गत आज देखना है बल, कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा। ध्यान रहे आपको हम 1 से 20 तक का क्वेश्चन का क्यूज हम करवा दिए हैं। आज का क्यूज होगा क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, 21 से। जो नहीं देखे हैं इस क्यूज को 1 से 20 वाला देख लीजिएगा। इसके आगे का क्यूज आज शुरू कर रहे हैं। बिना समय गंवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला यानी कि आज का क्वेश्चन नंबर 21 पर। कहता है 2 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम के दो पिंड यानी कि वस्तु ए और बी है, जिसे 100 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। तो पहले कौन पहुंचेगा? ए पहुंचेगा, बी पहुंचेगा या दोनों एक साथ पहुंचेगा? ध्यान रहे यहां पे कि निर्वात में कोई भी पिंड या वस्तु को आप नीचे गिराते हैं तो उसका वेग जो है वह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि द्रव्यमान से उसको कोई लेना देना नहीं है। वजन इसका 2 केजी है, 4 केजी है, 5 केजी है, उससे लेना देना नहीं है। दोनों अगर समान ऊंचाई से गिरा है तो पृथ्वी के धरातल पर एक ही बार पहुंचेगा, यानी ए और बी दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। कहता है किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है, पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है, तो उसका भार पृथ्वी के त्रिज्या के आधी के बराबर ऊंचाई पर क्या होगा? ठीक है, यानी कि यहां पे H जो लेना है, यहां पे जो H लेना है, यह जो H लेना है वह पृथ्वी के त्रिज्या का आधा लेना है। इतना ऊंचाई पर क्या होगा ये कह रहा है। H ऊंचाई यानी कि R/2 ऊंचाई पर क्या होगा? तो ध्यान रहे आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि H ऊंचाई पर अगर हम गुरुत्वीय त्वरण को जी डैश से दिखाएं तो जी डैश बराबर होता है पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण G बटा 1 प्लस H बटा R का होल स्क्वायर, ऐसा होता है। अगर नहीं जानकारी है तो इसको जान लीजिए। अब यहां पे गौर करिए कि यहां पे G को अगर हम इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाता है G डैश बटा G बराबर O1 प्लस H के बदले क्या रखिएगा? R/2 रखिएगा। तो यहां पे H के बदले R/2 अगर आप रखते हैं तो R/2 नीचे पहले से R मौजूद है तो इसका क्या हो जाएगा भैया? होल स्क्वायर हो जाएगा। R से R आपका कैंसिल हो जाएगा। इसको और हल आप करिएगा तो ये आ जाएगा ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2 का स्क्वायर 9/4। 4 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब गौर से यहां पे समझिएगा, अगर आपसे मैं कहूं कि G और G डैश का अनुपात क्या हुआ? गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण अनुपात H ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का रेशियो क्या हुआ? तब पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण G नीचे है, यहां पे नीचे कितना है? 9 है। तो ये क्या हो जाएगा? 9 अनुपात G डैश का मान कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि गुरुत्वीय त्वरण पर ही भार डिपेंड करता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात 9:4 है। तो भार का भी रेशियो जो होगा वह 9:4 ही होगा। आपको पता है पृथ्वी के सतह पर भार 9, तो H ऊंचाई पर यानी कि त्रिज्या के आधी ऊंचाई पर भार कितना होगा? 4 होगा। ये 9 का मान यहां पे दे रखा है। यहां पे स्पष्ट कहा है कि पृथ्वी के सतह पर भार है W, यानी 9 का वैल्यू हो गया W, तो ये 4 का वैल्यू क्या होगा? तो 4/9W होगा। इतना न्यूटन होगा, यानी पृथ्वी के त्रिज्या के आधी ऊंचाई पर उस वस्तु का भार 4/9W हो जाएगा। आपको पता होगा कि पृथ्वी पर भार अगर 1 होता है तो चंद्रमा पर 1/6 होता है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण वहां 1/6 होता है। तो यहां पर भी भार अगर 9 है तो यहां भार 4 क्यों हो रहा है? क्योंकि पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण अगर 9 आ रहा है तो पृथ्वी के त्रिज्या के आधी ऊंचाई पर 4 आ रहा है। अतः भार भी सतह पर अगर 9 होगा तो त्रिज्या के आधी ऊंचाई पर 4 होगा। लेकिन प्रश्न में दे रखा है कि पृथ्वी के सतह पर भार है W न्यूटन, तो H ऊंचाई यानी कि त्रिज्या के आधी ऊंचाई पर भार कितना होगा? तो 4/9 गुने W, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए उबिएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर यहां पे बात करते हैं 23 का। यह कहता है किसी वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर 30 सेकंड समय लगता है, तो 120 मीटर से गिराने पर कितना समय लगेगा? देखो यहां पे आपको पता है, यहां पे समीकरण होता है H बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर।
हाफ GT स्क्वायर। गिरने पर यहाँ पे क्या होता है, ऊपर से नीचे गिरता है तो यहाँ पे हम प्लस लेते हैं। स्पष्ट यहाँ पे है कि यहाँ पे प्रारंभिक वेग आपका 0 हो जाएगा, 0 होने से ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़ो, हटाओ। अब यहाँ पे G सबके लिए समान है, इसको भी छोड़ते हैं, 1/2 कांस्टेंट है, इसको भी छोड़ते हैं, तो यहाँ पे निकल गया H बराबर T स्क्वायर, यानी कि T का मान अगर इससे निकालें तो हो जाएगा √H। ठीक है, ये समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैथ पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा। अब देखो, पहले वो 30 मीटर की ऊंचाई से गिराया है, यानी कि पहले का ऊंचाई 30 मीटर है, दूसर का ऊंचाई कितना है, 120 मीटर है, यानी कि H1 अगर पहले का ऊंचाई को कहें, दूसर का ऊंचाई को H2 कहें, तो यहाँ पे ये ऊंचाई का अनुपात हो जाएगा 30:120, काटिएगा तो आ जाएगा 1:4। क्लियर? तो ऊंचाई का अनुपात अगर 1:4 है तो ये समय का अनुपात आपका क्या होगा, तो आप कहेंगे कि समय जो है ऊंचाई के वर्गमूल के बराबर निकला है, तो ऊंचाई 1 है तो 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, यानी समय का रेशियो 1:2 होगा। अब यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पे दे रखा है कि पहली स्थिति में उसको t सेकंड का समय लगा, तो दूसरी स्थिति में कितना का समय लगेगा, यानी यह 1 का वैल्यू दे रहा है t, तो 2 का वैल्यू क्या होगा, 2t। यही आपसे पूछा जा रहा था। पहली स्थिति में समय अगर 1 लगा तो दूसरी स्थिति में समय 2 लगेगा, यानी पहली स्थिति में समय अगर t सेकंड का लगा तो दूसरी स्थिति में समय 2t सेकंड का लगेगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, देखते हैं इस क्वेश्चन यानी 24 नंबर का। कहता है एक कण को ऊपर की ओर 39.2 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाता है, यानी v का मान हो गया 39.2, u का मान हो जाएगा 0, फेंका जाता है, तो ऊपरी दिशा में जाने वाले समय यानी कि t की गणना करें। ये आपका क्वेश्चन है। तो दोस्त यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होगा, वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, यानी कि हो जाएगा u बराबर v माइनस GT। अब u का मान यहाँ पे क्या लेंगे आप, 0 लेंगे। v का मान दे रखा है 39.2, यहाँ पे रख दीजिए 39.2, माइनस g का मान आपको पता है 9.8 गुना t हमें निकालना है। अगर इसको अवहल करेंगे तो हो जाएगा 9.8, t का वैल्यू 39.2। हमें लगता है गौर से अगर देखेंगे तो 9.8 से 39.2 4 बार में जा रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं t का वैल्यू आ जाएगा 4, यानी समय आ जाएगा आपका 4 सेकेंड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। कहता है एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे फेंका जाता है, यानी u का मान 0, 4 सेकेंड बाद वह धरातल पर पहुंचता है, यानी t का मान हो गया 4 सेकेंड। तो मीनार की ऊंचाई यानी कि h का मान आपसे पूछता है। क्योंकि यहाँ पे नीचे की ओर वस्तु आ रही है, अतः आपका फॉर्मूला बनेगा h बराबर ut प्लस हो जाएगा, यहाँ पे नहीं 1/2 GT स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पे u का मान आप क्या लीजिएगा, तो u का मान आप 0 लीजिएगा। अगर u का मान 0, g की मान की अगर बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा g बराबर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, लेकिन राउंड फिगर में 10 के लगभग भी हम लेकर काम चला लेते हैं ताकि कैलकुलेशन हमें आसान हो। क्लियर है? तो चलो हल करते हैं। तो u का मान 0 लेंगे तो ये पूरा 0 आपका हो जाएगा, प्लस 1/2, g का मान पूरी हम 10 ले लेते हैं, 9.8 के बदले 10 ले लेते हैं। t का मान यहाँ पे दे रखा है 4 सेकेंड, तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 गुना 4 हो जाएगा। काटिएगा 2 दूनी 4 आपका कट जाएगा, यानी 4 दूनी 8, 10 से 80 मीटर ऊंचाई आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा, ये टी है। ठीक है, आ गया बात समझ में? क्लियर है ना? यूटी है, ये लिखा हुआ यूटी है। क्लियर है? अगर ये 26 नंबर के क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये कहता है किसी गेंद को 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 19.6 मीटर ऊंची एक इमारत से की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है, वह गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लेगा? थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर मान लिया जाए कि ये आपका इमारत है, ये आपका क्या है? इमारत है। ठीक है, यही आपका इमारत है। इमारत के छत पर से यानी कि यहां से गेंद को फेंका जा रहा है, सीधा फेंका जा रहा है। तो गेंद को अगर आप सीधा फेंकेंगे तो स्वाभाविक है कुछ दूर तक बिल्कुल ये स्ट्रेट इस लाइन में जाएगा, और यहीं से कहीं ना कहीं बीच से, यहीं से कहीं ना कहीं ये बीच से, है ना, ये गेंद इस प्रकार से नीचे की ओर टुकड़ने लगेगा। होते होते यह गेंद कहां पे चला आएगा? बिल्कुल धरातल पर चला आएगा।
अंतिम में कहां चलाएगा, धरातल पर चलाएगा। ये आपका क्या है, धरातल है। क्लियर है, बात आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है। यहां पे गेंद पहुंच जाएगा। ये इमारत, इसकी ऊंचाई दे रखा है 19.6 मीटर। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे u का मान क्या हो जाएगा, 0। यहां से u का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां तक पहुंचने में अगर t सेकंड का समय लगा हो, हमसे समय पूछता है, यहां तक पहुंचने में अगर t सेकंड का समय लगा हो तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। नहीं, यहां पे गौर करिएगा, h हमें पता है कि 19.6 मीटर है। u का मान अगर आप 0 ले लेंगे तो ये पूरा मान आपका 0 हो जाएगा। प्लस 1/2, g का मान पता है 9.8, t का मान निकालना है तो हो जाएगा t स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये 2 से कट जाएगा का, तो हाँ कट जाएगा। ये लाल पेन से काट देते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। 2 से काटिएगा तो 4 दूनी 8, 4.9 आएगा, यानी टी स्क्वायर का मान आ जाएगा 19.6/4.9। नहीं, तब आपका टी का मान हो जाएगा, दशमलव से दशमलव आपका हट जाएगा, यानी ये दोनों का वर्गमूल 196 का वर्गमूल 14, 49 का वर्गमूल 7, काटिएगा तो आ जाएगा 2, यानी 2 सेकंड का वक्त खाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर, बी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी 2 सेकंड में यह गेंद धरातल पर पहुंचेगा। क्लियर है, बात आई समझ में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन कहता है कि अश्व एकाएक चलना प्रारंभ कर देता है, घोड़ा जो है एकाएक दौड़ना प्रारंभ कर देता है, तो अश्वरोधी की गिरने की आशंका का कारण है। बिल्कुल अश्वरोधी पीछे को गिरने लगेगा, उसका कारण है विराम जड़त्व। होता यह है कि जब घोड़ा पर, ये घोड़ा है, घोड़ा के संपर्क में जो भाग रहता है, और घोड़ा जब स्थिर रहता है ना, तो हम भी स्थिर रहते हैं, लेकिन घोड़ा जो ही आगे की ओर बढ़ता है, दौड़ पड़ता है अचानक, तो घोड़ा के संपर्क में जो मेरा भाग होता है वह अचानक गति में आ जाता है, लेकिन घोड़ा के संपर्क से ऊपर का भाग जो मेरा होता है वह विराम में था और विराम में ही रहना चाहता है, जिस कारण से पीछे की ओर झुक जाता है। अतः विराम जत्व के कारण यह गिरने की आशंका हमें घोड़ा चलने पर बना रहता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कहता है यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। यह क्वेश्चन एक बार और आपको आया था, ठीक है, ध्यान देना। किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर, ये गेंद है, ये आपका गेंद है, मान लो इसको ऊपर की ओर आप फेंके हैं, ऊपर की ओर फेंके हैं, तो स्वाभाविक है गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की ओर लगता है। पृथ्वी द्वारा खींचा गया आकर्षण बल जो है वही गुरुत्वीय त्वरण है, तो गुरुत्वीय त्वरण जो लगेगा वो कहां लगेगा, नीचे की ओर, यानी कि फेंके गए दिशा से नीचे की ओर विपरीत दिशा में लगेगा, यानी गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। यह कहता है कोई साइकिल सवार किसी मोड़ से घूमता है तो वह केंद्र की ओर, भीतर की ओर झुकता है। जानते हैं ना क्यों, अब केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल के कारण, अब केंद्रीय बल के कारण। ध्यान रहे, जब भी आप मोड़ पर मुड़ते हैं तो केंद्र की ओर एक बल लगता है, केंद्र की ओर, केंद्र की ओर, केंद्र की ओर एक बल लगता है, जिसको कहते हैं अब केंद्रीय बल। अब केंद्रीय बल बराबर होता है mv²/r, mv²/r। इसी कारण व्यक्ति भीतर की ओर झुक जाता है। ये न्यूटन की गति के तीसरा नियम के अनुसार है ना, जब केंद्र की ओर बल लगेगा, केंद्र की ओर बल लगेगा तो केंद्र के विपरीत ओर भी एक बल लगेगा, उसी परिमाण में, नहीं विपरीत दिशा में, उसी परिमाण में, यानी कि केंद्र के विपरीत ओर भी एक बल लगेगा, जिसको कहते हैं आप केंद्रीय बल, आप केंद्रीय बल। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन, यानी 30 नंबर का क्वेश्चन कहता है एक साइकिल चालक जब मोड़ पर लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है, यानी अंदर की ओर झुक जाता है, जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर को ढकेला हुआ, माने बाहर फेंकाया हुआ महसूस करता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है साइकिल सवार और कार का चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं, इस कारण से ऐसा होता है। अक्सर होता यह है कि जब साइकिल वाला या साइकिल चालक मोड़ से गुजरता है तो ये अंदर की ओर केंद्रीय बल के कारण झुक जाता है, यानी अंदर की ओर घिंचा हुआ, लटकता हुआ महसूस करता है।
लेकिन कार चालक की अगर बात किया जाए तो कार चालक जो ही ये मोड़ पे मुड़ता है तो अचानक कार तो सीधी रेखा में जा रहा था, अचानक मोड़ पे मुड़ा तो अंदर की ओर कार तो झुकता है, खिंचाव होता है केंद्रीय बल के कारण। लेकिन उस पे जो चालक बैठा हुआ होता है तो चालक का निचला भाग जो सीट के संपर्क में होता है वह तो बिल्कुल इधर मुड़ जाता है, लेकिन सीट के ऊपर का भाग चूंकि सीधी जा रहा था वो सीधे गति में ही रहना चाहता है, इसलिए वो बाहर की ओर ढकेला हुआ महसूस करता है। ठीक है, चलिए अगर ये 31 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो ये कहता है वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पे कार्य करता है। कौन सिद्धांत पे कार्य करता है? अपकेंद्रन का सिद्धांत, अपोहन, विलोम प्रसारण, विसरण। तो याद रखिएगा अपकेंद्रन के सिद्धांत पे काम करता है। कपड़ा सुखाने का मशीन, ठीक है, कपड़ा सुखाने का मशीन, मक्खन निकालने का मशीन, मक्खन दूध से मक्खन निकालने का मशीन, सब के सब अपकेंद्रन सिद्धांत पे कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तुओं का समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। देखो इसको बताना होगा आपको, ये हम बताए थे, है ना। समान गति नहीं होगा, समान वेग भी नहीं होगा, समान बल भी नहीं होगा, समान त्वरण होगा, ये पहले भी हम बता चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। कहता है क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ जा सकती है, बॉल त्वरित अवस्था में रह सकती है, हो सकता है उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है उसे अधिक बल लगाने के लिए समय मिल जाए। आपका हो जाएगा डी, यानी कि वो हाथ को पीछे खींचकर समय को बढ़ाता है। यदि वो हाथ को आगे कर बॉल को पकड़ेगा तो वहां पे क्रिया प्रतिक्रिया की वजह से हाथ में चोट लगने की या बॉल हाथ से छिटकने की संभावना बनी रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है किलोग्राम वर्ग मीटर, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। कहता है 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही है तो उनके रेखीय वेग का परिणाम का अनुपात क्या है? वेग का अनुपात पूछ रहा है। गतिज ऊर्जा बराबर सबको पता है 1/2 mv² होता है। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है। चलिए शुरू हो जाइए। तो पहली स्थिति में गतिज ऊर्जा हो जाएगा, यहां से लिख देते हैं 1/2 mv²। तो हम पहला वस्तु का द्रव्यमान m1 मानते हैं और वेग v1 मानते हैं, तो m1 × v1² बराबर दूसरी का हो जाएगा 1/2 m2 × v2 का स्क्वायर। क्लियर है? 1/2 से 1/2 हमारा चला जाएगा तो यहां पे हो जाएगा v1/v2 बराबर अंडर रूट v1/v2 बराबर अंडर रूट m2/m1 होगा या नहीं? आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा बढ़िया से भाई। अब m1 का मान आपको दे रखा है, m2 का मान यहाँ पे दे रखा है 4 ग्राम और m1 का मान दे रखा है 1 ग्राम। तो 4/1 यानी कि 2/1 यानी कि 2:1, यानी वेग का जो अनुपात होगा 2:1 होगा, यानी सी उत्तर आपका सही होगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 की ओर कदम बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा। एक सीधी रेखा के साथ गतिमान कण के लिए विस्थापन x तथा समय t पर निर्भर करता है, जबकि x बराबर α_t³ प्लस β_t² प्लस γ_t प्लस डेल्टा है। इसका प्रारंभिक त्वरण और इसके प्रारंभिक वेग का अनुपात किस पर निर्भर करेगा? देखो इसको अगर डील करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगी, अतः आपको सीधे यहाँ पे उत्तर बता रहे हैं, इसका उत्तर सी हो जाएगा। बीटा और गामा पर निर्भर करेगा, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। कहता है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान क्या होता है? तो याद रखिएगा द्रव्यमान की बात कर रहा है, यहाँ पे द्रव्यमान की बात कर रहा है। क्या होता है? 1/81वां भाग होता है, 1/81वां भाग होता है। और गुरुत्वीय त्वरण की बात करेगा तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान इतना होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण की बात करेगा तो 1/6 होता है। भार की बात करेगा 1/6 होगा, लेकिन द्रव्यमान की बात किया है क्या होगा? 1/81वां होगा, बी होगा उत्तर आपका। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे। कहता है जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। F बराबर होता है ma, हमसे त्वरण पूछा गया है तो A बराबर हो जाएगा F/m। नहीं, F का मान यहाँ पे 5 न्यूटन दे रखा है, यहाँ पर देखिए,
और m का मान यहाँ पे 2 kg दे रखा है बटा 2, यानी हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। तो 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये ऑप्शन आपका सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 39, कहता है 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा। पहले वाला ही क्वेश्चन है, नहीं हमें पता है F बराबर एम ए, अगर ए का मान आप निकालिएगा तो हो जाएगा F बटा एम। यहाँ पे F दे रखा है 20 न्यूटन और ए दे रखा है, एम दे रखा है 4, यानी काटिएगा तो आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नहीं, ये आपका प्रश्न का जवाब होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। कहता है 50 किलोग्राम वजन का एक लड़का मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पे छूटा हुआ है जी, इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ पे छूटा हुआ है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड है, ये क्लियर है। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से नीचे जाती हुई लिफ्ट में, यानी कि लिफ्ट है जिसमें नीचे ये जा रही है, लड़के का आभासी भार क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, लड़के का पहले भी क्वेश्चन ऐसा हम बता चुके हैं आपको, आभासी भार बराबर होगा वास्तविक भार माइनस एम ए, ठीक है। अब यहाँ पे वास्तविक भार क्या होगा, एम जी माइनस एम ए। अब यहाँ पे एम अगर कॉमन निकाल लें तो आपको हो जाएगा जी माइनस ए, ठीक है। आपको पता है एम जी का मान आपको पता है कितना होता है 9.8, ए का मान यहाँ पे दे रखा है 9.8, ए का मान भी दे रखा है 9.8, यानी आपका कैलकुलेशन हो जाएगा m इंटू 9.8 माइनस 9.8, इसको हल करिएगा तो m गुना 0, मतलब 0 न्यूटन का बल यहाँ पे लगने वाला है। आभासी भार 0 न्यूटन के बराबर होगा, यानी डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्त, अगर क्लास बढ़िया लग रहा है तो लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर करते रहिए। अब पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है ना, उसको ज्वाइन कर लीजिए। चैनल और ग्रुप दोनों है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें दीजिए विदा, मिलते हैं कल इसके आगे का क्यूज लेकर। जब तक आप खुश रहिए, मगन रहिए। ओके, बाय बाय।